हम सभी लोग जब कोई खबर आती है जो सरकार के पक्ष या विरोध की होती है तो फौरन हम देखते हैं कि देश में हर क्षेत्र में जो दो भाग हो गए हैं 2014 के बाद से, उसमें इस भाग का क्या कहना है और उस भाग का क्या कहना है। तो देखिए, जब आर्यन खान की अरेस्ट हुई, मामला हुआ, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दी वायर, आरफा खानम वहाँ की, सत्य हिंदी के आशुतोष जी और उनकी पूरी टीम, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम वगैरह वगैरह वगैरह, ये वो लोग हैं जो मालूम है, रवीश कुमार जी, जो कि एक स्टैंड लेंगे जो एंटी गवर्नमेंट ही होगा। पर उनके बारे में क्या ख्याल है जिनको कि हम प्रो गवर्नमेंट मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि तीन लोग, सुधीर चौधरी साहब, रजत शर्मा साहब और हमारे और आपके अर्नब गोस्वामी जी, इन तीनों का क्या रुख रहा है और वो गवाहों पर असर डाल सकता है। मुझे लगता है ये थोड़ा अन्याय है। किसी फेमस पर्सनैलिटी का बेटा होना अपराध नहीं है। आर्यन 17 दिन से जेल में है। एनसीबी के पास यह जानने का पर्याप्त वक्त था कि आर्यन का किस किस से लिंक है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के मतलब निकालकर किसी को अपराधी करार दे देना, इंटरनेशनल ड्रग माफिया बता देना, यह ठीक नहीं लगता। वैसे जब मैं अदालत का ऑर्डर पढ़ रहा था तो ऐसा लगा जैसे किसी आरोप का कोई सबूत नहीं है। पूरा का पूरा केस सिर्फ कल्पना पर, शक पर, आशंका पर, एजम्पशन पर आधारित है। आर्यन के दोस्त अरबाज के पास 6 ग्राम चरस बरामद हुई। एनसीबी को लगता है कि यह चरस आर्यन खान के लिए थी। इस आधार पर एनसीबी ने मान लिया कि आर्यन खान को अगर बेल दी गई तो वो जेल से बाहर आकर फिर ड्रग्स लेगा, फिर से ड्रग्स रैकेट चलाएगा। पूछा गया रैकेट की बात कहां से आई, तो एनसीबी ने आर्यन और अरबाज की व्हाट्सएप चैट दिखा दी। हार्ड ड्रग और बल्क क्वांटिटी, इन दो शब्दों के सहारे एनसीबी ने आर्यन को अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का हिस्सा मान लिया। अदालत ने कहा आर्यन उन इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के नाम नहीं बता रहा जिनके साथ उसका कांटेक्ट है। आर्यन और अरबाज के वकील कह रहे हैं कि दोनों दोस्त आपस में फुटबॉल टूर्नामेंट की बात कर रहे थे। उसी रेफरेंस में चैट हुई। अब आर्यन और अरबाज कौन सी डीलर का नाम बता दें, जब किसी से कांटेक्ट नहीं तो किसका नाम ले लें, लेकिन एनसीबी मानने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे एक नौजवान लड़के की गलती को आधार बनाकर उसे आदतन अपराधी साबित करने की कोशिश हो रही है। यह सही नहीं है, यह अन्याय है। और मुझे पूरा यकीन है कि हाईकोर्ट इन सब बातों पर गौर करेगा और आर्यन को न्याय मिलेगा, बेल मिलेगी, वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। गोसावी के बॉडीगार्ड ने कहा कि गोसावी और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच उस दिन एक मुलाकात हुई थी, गुप्त मुलाकात हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रभाकर सैल, जो कि इस मामले में खुद गवाह भी हैं, उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े द्वारा उनसे ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। यानी आरोप है कि उन्हें एक साजिश के तहत इस मामले में गवाह बनाया गया। उन्हें कुछ नहीं पता था, जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो आप सोचिए कि जो गवाह है इस मामले में, वो ये कह रहा है कि उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। उसे नहीं पता था कि उन कागजों में क्या आगे चलकर लिखा जाएगा। उसने दबाव में आकर यह हस्ताक्षर कर दिए। और साथ ही वो ये भी कह रहा है कि इस पूरे मामले में डील करने की कोशिश हो रही थी। अब आप सोचिए ये बात कौन कह रहा है, जो इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह है। और वो गवाह एनसीबी की तरफ से बनाया गया गवाह है और वही एनसीबी के खिलाफ अब बात कर रहा है। आज वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, जहां उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ सबूत पुलिस को सौंपे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच समीर वानखेड़े से वापस ले ली जाए, क्योंकि एक तरफ जहां खुद एनसीबी ने समीर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन के आरोपों के तहत एक नई जांच शुरू कर सकती है। The system is bad because he's not getting bail, and now they're also saying, Kunika, that the court is bad. So I'm trying to figure out here, right? I've seen the court order. You're a lawyer. You can't
everyone who looks at the application of the law is seen to be prejudiced. What's going on, Konika? Why? Why? Really? I mean, Rahul Narvekar is with you, but I'm starting with you tonight because I want to hear the other side. Yes. No, how do you know that I am prejudiced against the NCB? I mean, did I say something like that? I presumed. Please don't presume. Okay. First of all, I Please want proceed. to say that this definitely is a message. It's a very strong message going out to drug users, to peddlers, to traffickers. Because if somebody as powerful as Shah Rukh Khan's son does not get bail, I'm sure there'll be a message that will be sent across. Secondly, I want to say that whatever Mr. Wankhede is doing and his team is doing, I congratulate them. But my problem here is that, first of all, I feel that they're clubbing too many accused together. Each one has a different crime that they have committed or allegedly committed. Yeah. Some people, they did not find any drugs on them. And unfortunately, because all these people have been clubbed together, therefore, their bail could be one of the reasons why the bail is rejected. Now, no, may I respond to that one part? Kunika, no, I just on that part, I have a clarification on that. Please, I'm with you. But since we want to all respond to each other and give you complete time, my response to you on that point is, and Rahul is here, he's also puts in sections in their remand application or opposes where the embargo is created or where it is brought into intermediate quantity by virtue of conspiracy. The conspiracy is a very, very wide term. Need not be decided at the time of you see what happens is, what I'm saying is, if the NCB is trying to convert a bailable offence in... Vikas, 1 minute. One minute, MR, I need to clarify. You see what happens is this, MR, that when people like Vikas, who are lawyers, come and make what can be said to be factually incorrect and sweeping statements, you know, the lay audience tends to believe them. Now, Vikas's argument today is so contrived. Vikas, you are saying that certain sections of the NDPS Act do not apply. That is your basic point. Clear? Now, you quote Riya Chakrabarti case. Bring your attention to point number 31 of the order today. In the authority of Riya Chakrabarti, it has been made clear that all offences under the NDPS Act are non-bailable. Furthermore, it is noteworthy that conditions while granting bail as specified in section 37(1)(b) part 2 of the Act are in addition to the limitations provided under the Criminal Procedure Code or any other law for time being in force regulate in grant of bail. आपने देखा कि इन तीनों ने भी बहुत नरमी का परिचय दिया। शाहरुख खान पे डायरेक्ट कोई कमेंट नहीं है। रजत शर्मा साहब तो एक लेवल आगे गए और उन्होंने शायद अपनी बात कहते हुए, ये जो क्लिप है इसके आगे और पीछे वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई दूसरी खबर बता रहे हैं, पर बीच में उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट तौर से बताया जो कि लगभग उनके नॉर्मल स्टैंड से बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम इसको दो हिस्सों में करके देखते हैं, बीजेपी, प्रो बीजेपी एंड अगेंस्ट बीजेपी टाइप का, तो उनका बड़ा संयत मगर था जो वो अपने नॉर्मल स्टैंड से हटके था। अर्नब गोस्वामी साहब को बीच में बात कर लेते हैं। अर्नब गोस्वामी साहब में अगर आपने ध्यान दिया हो, तलखी नहीं दिखाई, चीख चिल्लाट नहीं है और शाहरुख खान पे उस तरह से अटैक नहीं है जैसा कि रिया चक्रवर्ती के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के दौर में उनका तौर तरीका था बात करते हुए सलमान खान के बारे में और उद्धव ठाकरे जी के पुत्र के बारे में, जो कि बहुत ही अजीब शब्दों के साथ वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये बिल्कुल नहीं दिखा। अब बात करते हैं सुधीर चौधरी साहब के। सुधीर चौधरी साहब जितनी भी अपनी बात रखते हैं, अगर आप उसको चाहें तो साबित नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो तल्ख है या नहीं है, क्योंकि वो जनता ऐसा सोचती है, लोग ऐसा कहते हैं, भारत के लोग इस तरह से करके वो अपने मन की बात को पूरे व्यक्त करते हैं। यहाँ भी किया उनने कई एपिसोड किए जो इस मुद्दे के आसपास थे, इस खबर के आसपास थे, परंतु वो भी अपनी बात को स्पष्टता से खबर की तरह ही बताते हुए दिखाई दिए। तो हमारी नज़र में ये तीन चैनल जो हैं, इन्होंने बहुत ही संयत
अपना रवैया रखा इनके हेड ने, जो जिनके नाम से ये चैनल आजकल जाने जाते हैं। अब उस पे आने वाली खबरों में क्या स्टैंड था, ये अलग मामला हो सकता है। ये तो दोस्तों ये एक मीडिया पे आपके लिए एक हमारी पेशकश थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।